गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी हेडिंग को। कैलिब्रेटेड बैलेंस। कैलिब्रेटेड का मतलब सही तरीके से नाप तोल कर संतुलन की फॉर्म में लिया गया, मतलब एक टाइप से सुव्यवस्थित। बैलेंस का मतलब संतुलन, मतलब संतुलन है कैसा, कैलिब्रेटेड सोचा समझा गया, मतलब सही तरीके से हर चीज़ का एनालिसिस करते हुए सुव्यवस्थित तरीके से संतुलन पे बात है। एडिटोरियल आपका है ऑन इंडिया एंड नॉन अलाइनमेंट। इंडिया और गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब किसी भी एक ग्रुप को सपोर्ट ना करना, सभी के लिए बराबर रहना। तो ये पॉलिसी तो इंडिया की हमेशा से रही है नॉन अलाइनमेंट की। जैसे वॉर वगैरह युद्ध वगैरह होते थे तो वहाँ पे क्या हो जाता था, कुछ कंट्रीज एक साथ मिलकर क्या करते थे, ग्रुप वगैरह बनाते थे। तो वहाँ पे इंडिया हमेशा से क्या रहा है, नॉन अलाइनमेंट में रहा है। मतलब इंडिया ने हमेशा गुट निरपेक्षता दिखाई है, मतलब हर किसी के लिए वो एक टाइप से न्यूट्रल रहा है, उसने किसी का सपोर्ट नहीं किया, मतलब हर किसी के लिए बराबर बराबर रहा है, ये बात उसने बोली है। आगे बात करें नॉन अलाइनमेंट एज ए पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट जो आपकी गुट निरपेक्षता है एज ए पॉलिसी, एक पॉलिसी एक नीति की तरह है। मस्ट बी, मस्ट का सब्जेक्ट नॉन अलाइनमेंट, क्योंकि एज ए पॉलिसी पॉलिसी की तरह बात हुई है। तो नॉन अलाइनमेंट मस्ट बी रीथॉट। रीथॉट का मतलब रीथिंक, यानी V3 में है, बी है, इसका मतलब रीथॉट फॉर्म में होना। इसका मतलब उस पर पुनर्विचार किया जाए, दोबारा से सोचा जाए। बट लेकिन इंडिया मस्ट बी वैरी ऑफ अलायंस सिस्टम्स। लेकिन इंडिया को क्या होना चाहिए, वैरी का मतलब जागरूक होना चाहिए। किसका जागरूक होना है, किस बात का जागरूक होना है, अलायंस सिस्टम, जो ग्रुप वगैरह बनते हैं, जो संगठन वगैरह का जो सिस्टम है उसका भी जागरूक, मतलब नॉन अलाइनमेंट को तो सपोर्ट करता है लेकिन जो अलायंस सिस्टम है उसका भी उसे जागरूक होना चाहिए। ये बात इसने बोली है। तो स्टार्ट करते हैं। इन सेपरेट स्टेटमेंट्स दिस वीक। इन सेपरेट स्टेटमेंट्स। सेपरेट का मतलब अलग, जो स्टेटमेंट्स जो आपके आए हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट जो किसी के द्वारा स्टेटमेंट वगैरह आए हैं, उन अलग स्टेटमेंट्स में, उन अलग स्टेटमेंट में दिस वीक, इस हफ्ते, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S. जयशंकर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो S. जयशंकर है, लेड आउट। लेड आउट का मतलब पेश किया, ले आउट का मतलब क्या होता है, पेश करना होता है। ले मतलब बताना किसी चीज़ को, आउट का मतलब बाहर की तरफ, मतलब कोई चीज़ पेश करना। लेड आउट का उन्होंने पेश किया था, क्या पेश किया था, सामने लाए थे। इंडियाज वर्ल्ड व्यू, इंडिया के वर्ल्ड व्यू को पेश किया, दुनिया के बारे में इंडिया का क्या दृष्टिकोण है उसको पेश किया। इन किस में, इन द फेस ऑफ, सामने, किसके सामने, ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, जो दुनिया में वैश्विक फॉर्म में जो चैलेंज चुनौतियां हैं उनके फेस में, मतलब उनके सामने, मतलब उनको सामना करते हुए उनका, उन्होंने क्या किया, इंडिया के वर्ल्ड व्यू को पेश किया सेपरेट स्टेटमेंट्स में, अलग अलग जो आपके स्टेटमेंट्स थे उसमें। मैनी ऑफ विच, जिनमें, जिसमें से बहुत सारे, मैनी ऑफ विच, जिनमें से बहुत सारे, पुल इट, पुल का सब्जेक्ट क्या है, मैनी, ऑफ विच को ऑफ खा गया, मैनी ऑफ विच किसी के लिए यूज हुआ, वो देख लें किसके लिए यूज हुआ है। पुल इट, पुल करेंगे इसे, इसे पुट करेंगे, पुल करेंगे, पुल का मतलब खींचते हैं, इसे खींचते हैं। इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग डायरेक्शंस में क्या करते हैं, खींचते हैं। समझ में आ रही है चीज़। तो ये बात इसने बोली है। तो इसने बोला है कि जो आपका स्टेटमेंट्स है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड व्यू को बताया। तो इट आपका जो यूज हुआ है वो वर्ल्ड व्यू का यूज हुआ है, मतलब जो इंडिया का वर्ल्ड के लिए व्यू है उसके बारे में यूज हुआ। और विच किसके लिए यूज हुआ होगा, स्टेटमेंट्स के लिए यूज हुआ है, ठीक है, कि मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट्स में उन्होंने वर्ल्ड व्यू को बताया। तो जिनमें से, उन स्टेटमेंट्स में से बहुत सारे इस व्यू को क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं। मतलब कोई जो आपका स्टेटमेंट है वो अलग डायरेक्शन में बताता है और कोई दूसरा स्टेटमेंट है वो कुछ अलग डायरेक्शन में बताता है। ये बात इसने बोली। आई थिंक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। मिस्टर जयशंकर कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब दावा भी होता है, कंटेंशन का मतलब विरोध भी होता है। तो यहाँ पे देखें, मिस्टर जयशंकर कंटेंशन मतलब जो विरोध है वो था, वो क्या था, दैट की तरह पढ़ेंगे। तीन वर्किंग होती है, की जो वह, की जो वह। सबसे पहले वर्किंग अपने की पढ़ेंगे, की वर्किंग सेटिस्फाई हो रही है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, अपने जो और वह की वर्किंग देख लेंगे। वहाँ पे अपने आप पता लग जाएगा सेंटेंस पढ़ते ही आपको कौन सी वर्किंग है। कि नॉन अलाइनमेंट, जो नॉन अलाइनमेंट है, नॉन अलाइनमेंट का मतलब गुट निरपेक्षता, एज ए कॉन्सेप्ट, किसकी तरह, एक कॉन्सेप्ट की तरह, बिलोंग्ड टू ए बायगोन एरा। सबसे पहले बिलोंग को V2 पढ़ेंगे, ठीक है। आई बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर, अपने बात में स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट से मैं क्या करता हूँ, बिलोंग करता हूँ। बिलोंग का मतलब वहाँ से होना, संबंधित होना। तो बिलोंग को डिड बिलोंग पढ़ेंगे तो इसका सब्जेक्ट क्या मिलेगा, नॉन अलाइनमेंट मिलेगा। बिल्कुल सही है, यहाँ पे V2 ही है कि
जो नॉन अलाइनमेंट है एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा की तरह, बिलोंग टू बायगोन एरा, वो एक संबंधित है, किसकी संबंधित था, किसकी तरफ संबंधित था, मतलब उन्होंने बोला, उस पॉइंट पे बोल रहे थे, उनका विरोध क्या था कि नॉन अलाइनमेंट संबंधित था, उनका विरोध था, मतलब उनकी तरफ से ये बात बोली गई है कि नॉन अलाइनमेंट एक बायगोन, बायगोन का मतलब पुराना, बहुत पहले जो एरा, युग था, उस एरा का है, मतलब उस टाइम का कॉन्सेप्ट है, कौन सा, नॉन अलाइनमेंट, अब आपको चेंज करना चाहिए, इस तरीके से उसने बोला है। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा कि सर इज, बिलोंग नहीं आएगा, ठीक है, बिलोंग्स नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा, कि आप बोलोगे सर वो तो अभी भी पुराने एरा से है, किसने बोला नॉन अलाइनमेंट पुराने एरा से है? बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये हो जाता है कि सर ये तो अभी भी वैलिड है ना, कि जो पुराने एरा का ही है ये नॉन अलाइनमेंट, तो किसने बोला नॉन अलाइनमेंट आपके पुराने एरा का है? हो सकता है आज भी प्रायोरिटी उसकी उतनी हो जितनी पहले थी, आज भी नॉन अलाइनमेंट को प्रीफर किया जाता हो। तो ये जो बात है ना, ये जयशंकर की बात है, जयशंकर के अकॉर्डिंग ऐसा है, तो उन्होंने पास्ट में बोला था, तो वो बात क्या होगी आपकी, पास्ट की होगी ना, जब उन्होंने बोला ही वोज है, यहाँ पे कंटेंट, उनका विरोध ये था, तो उनका विरोध था, तो ये बात है वो यूनिवर्सल वे में अपने बात करें, फिक्स बात है या उन्हीं की बात थी, ये बात क्या थी, उनकी बात थी, तो वो पास्ट उन्होंने यूज कर लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आया। एंड दैट मल्टीपोलैरिटी, और वो जो मल्टीपोलैरिटी है, मल्टीपोलैरिटी का वो मल्टीपोलैरिटी कौन सी, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, अभी अपने दैट को अपनों ने वह की तरह पढ़ा है, चेक कर लेते हैं वह की तरह सही है क्या। दैट मल्टीपोलैरिटी मतलब जो भिन्नता है, वो भिन्नता इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, नेसेसिटेटेड, नेसेसिटेट का मतलब उसने अनिवार्य बना दिया, दैट की तरह पढ़ेंगे, दैट की इंडिया, दैट वह की तरह हो नहीं सकता, वह इंडिया, वह इंडिया, वह इंडिया कौन सा, इंडिया तो इंडिया ही है, वह इंडिया क्या है, वो तो फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट की तरह होगा, जो भी नहीं होगा, कि जो के बाद में तो क्या चाहिए था, मॉडल चाहिए था, इसका मतलब क्या है कि इंडिया वुड हैव टू, इंडिया को करना पड़ेगा, हैव टू का मतलब करना पड़ता है, वुड हैव टू का मतलब करना पड़ेगा, वुड हैव टू टेक लेना पड़ेगा, ए डेफिनेट स्टैंड, एक डेफिनेट का मतलब एक निश्चित स्पष्ट कदम उठाना पड़ेगा इंडिया को। तो दैट मल्टीपोलैरिटी सेटिस्फाई हो रही है क्या, वह मल्टीपोलैरिटी की फॉर्म है, वो मल्टीपोलैरिटी दुनिया में अनिवार्य करती है, वो भिन्नता अनिवार्य करती है कि इंडिया को स्टैंड लेना पड़ेगा, इंडिया को स्टैंड लेना, कौन सी, वो मल्टीपोलैरिटी, तो इसको स्पेसिफाई किया गया यहाँ पे, वो मल्टीपोलैरिटी क्या करती है, अनिवार्य करती है, कौन से वाली भाई, पहले तो कोई मल्टीपोलैरिटी की बात हुई नहीं है, भिन्नता की बात हुई नहीं है, इसका मतलब क्या निकला, दैट यहाँ वह नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोबारा से देखें, दैट जो हो सकता है, जो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद में कोई मॉडल नहीं है, जो है तो वो सब्जेक्ट बनेगा, तो मॉडल भी नहीं है, की हो सकता है, की, तो उसने बोला है कि मल्टीपोलैरिटी जो होती है, वो दुनिया में जो मल्टीपोलैरिटी है, भिन्नता है, अब दुनिया में वो मल्टीपोलैरिटी, आप बोल कर देखो, देखो आपको मीनिंग कैसे मिलेगा, आप खुद से इसको बार बार बोलो, अपने माइंड में बार बार बोलोगे तो आपको मीनिंग मिलेगा। जब आप माइंड में बार बार बोलते हो, तो अगर कुछ अधूरापन सा दिखे, अगर आपको कुछ अधूरापन दिखे कि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ और चीज ऐड करनी चाहिए थी, कुछ मांग हो रही है यहाँ पे, अगर आपको वो मांग दिखाई दे, इसका मतलब वो सेंटेंस अधूरा है, वो बात गलत है, समझ में आ रही चीज। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ ये बात बिल्कुल सही जा रही है, बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, यहाँ पे खालीपन सा नहीं दिख रहा, तो खालीपन नहीं दिख रहा, तो वो बात सही है। अब वह की तरह देखो, बोलकर देखना, बोलकर देखो, खुद से पता लग जाए, खुद से ही पता लगेगा कि दुनिया में वो मल्टीपोलैरिटी अनिवार्य बनाती है, वो मल्टीपोलैरिटी, कौन सी मल्टीपोलैरिटी, वो दुनिया में वो मल्टीपोलैरिटी, तो वो मल्टीपोलैरिटी दुनिया में वो आदमी, अच्छा वो आदमी कौन सा, वो आदमी जो वहां पे खड़ा है, अच्छा वो क्या, अधूरापन आया ना, कि इस गांव में वो आदमी, तो इस गांव में वो आदमी कौन सा आदमी, ठीक है, इस गांव में वो आदमी, तो कौन सा आदमी, कौन सा पर्सन, समझ में आया चीज। तो यहां से खालीपन आ रहा है ना, इसका मतलब बात क्या है, अधूरी है, मतलब एरर है, समझ में आया, एक और मेथड मिल गया एरर ढूंढने का। इस गांव में आदमी ऐसे हैं, इस गांव में पर्सन ऐसे हैं, पर्सन्स ऐसे हैं, तो ठीक है, बिल्कुल सही है, उन लोगों की बात कर रहा है। अब इसने बोला है दुनिया में वो मल्टीपोलैरिटी, वो भिन्नता, कौन सी भिन्नता, जो भिन्नता पहले दिखाई गई थी, वो वाली सेम की सेम भिन्नता, लेकिन पहले तो कुछ नहीं दिखाया गया, इसका मतलब दुनिया में जो मल्टीपोलैरिटी बनी हुई है, भिन्नता है, वो अनिवार्य कर देती है बात को, समझ में आया। तो इसका मतलब दैट की तरह, और एंड का रिफ्लेक्शन फिर कहां से जाएगा, वोज के बाद से जाएगा। क्लियर है कि उनका विरोध क्या था, कि एक तो क्या है, नॉन अलाइनमेंट पुरानी बात हो चुकी है, और दूसरा क्या कि मल्टीपोलैरिटी अनिवार्य बना देती है, दूसरा उनका विरोध ये था कि मल्टीपोलैरिटी अनिवार्य बना देती है, तो की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर हुआ, कैसे पता लगेगा,
बोल कर देखोगे तब पता लगेगा, खुद से बोल कर देखोगे। अगर खालीपन अधूरापन है इसका मतलब वहाँ पे गड़बड़ है, अगर सेटिस्फैक्शन आ रहा है तो बिल्कुल सही है। एरर भी ऐसे ही फाइंड आउट की जाती है पढ़कर, समझ में आई चीज़, इस तरीके से होगा। एंड और इवन टेक लेना भी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। रिस्क का मतलब क्या हो गया, जोखिम उठाए, खतरे मोल लेने चाहिए। ऑन इश्यूज पे, मुद्दों पे, सच एज जैसे कि मुद्दे कौन से, सच एज एग्जांपल दिया है, कनेक्टिविटी हो गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब समुद्र तटीय जो आपकी सिक्योरिटी सुरक्षा होगी। टेररिज्म हो गया, आतंकवाद हो गया एंड क्लाइमेट चेंज, और जो मौसम वगैरह में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो गया। उन इश्यूज पे रिस्क लेना चाहिए। तो टेक V1 है, तो V1 है इसका मतलब मॉडल मांगेगा, तो मॉडल अपने एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं। तो क्या होगा, डेफिनेट स्टैंड टेक हैव टू मॉडल है, इसके बाद में ले लो। तो क्या होगा, दो सेंटेंस बनेंगे, इंडिया वुड हैव टू टेक ए डेफिनेट स्टैंड एंड इंडिया वुड हैव टू टेक इवन टेक रिस्क। इंडिया को क्या करना चाहिए, एक तो क्या डेफिनेट स्टैंड लेना चाहिए और दूसरा रिस्क भी लेनी चाहिए। तो रिफ्लेक्शन एंड का कहाँ से, टू के बाद से। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये चीज़ है। क्लियर है ये पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं अब। हाउ एवर, फिर भी जैसे तैसे, कुछ भी नहीं पता अपने को, फिर भी जैसे तैसे पता नहीं क्या, ठीक है, वो अपने आप पता लग जाए, सेंटेंस कंप्लीट बढ़ेंगे। ही मैड इट क्लियर, उसने क्या किया, इसे क्लियर बना दिया, कोई बात होगी उसको क्लियर बना दिया, बिल्कुल स्पष्ट बना दिया था क्या, दैट की। अब की तरह पढ़ेंगे एक बार, जो वह होगा वो बाद में देख लेंगे। मैड इट क्लियर दैट इंडिया डज नॉट रिजेक्ट नॉन अलाइनमेंट इन इट्स एंटायरली, अपनी एंटायरली पूर्ण रूप से इंडिया क्या नहीं करता, डज नॉट, डज का सब्जेक्ट क्या है, इंडिया, सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। डज नॉट रिजेक्ट, मना नहीं करता, इग्नोर नहीं करता गुट निरपेक्षता को। सर बताया था आपने पहले, अपने बात करें पिछले वाले में तो क्या आया था आपका, पास्ट आया था। सर पिछले वाले में बात करें तो यहाँ पे उसने क्या किया, बिलोंग्ड यूज़ किया था, ठीक है, और नेसेसिटेटेड यूज़ किया था। किसने, यहाँ पे वॉज दैट के बाद में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच टाइप में, यहाँ तो पास्ट यूज़ किया और अब आपने प्रेजेंट यूज़ कर लिया। अब देखो सर आपने क्या किया है, प्रेजेंट यूज़ किया। यहाँ पे भी तो ही मैड उसने क्लियर किया था, पास्ट में क्लियर किया था, और डज यहाँ पे प्रेजेंट यूज, ये आपने गलत कैसे कर दिया सर, ये तो गलत हो गया ना। तो पहले बोल तो वही रहे ना, तो यहाँ आप दोनों चीज़ें देखो, वो जो बोल रहा था बाइगोन एरा का टाइम है, जो बाइगोन एरा का टाइम है वो उसका ओपिनियन था कि ये पुरानी बात हो सके नॉन अलाइनमेंट, वो उसका ओपिनियन था। लेकिन इंडिया तो अभी भी फॉलो करता है ना नॉन अलाइनमेंट को, तो इंडिया क्या करता है, रिजेक्ट नहीं करता, मतलब अभी भी नॉन अलाइनमेंट को ही इंडिया क्या करता है, फेवर करता है। तो ये इंडिया के लिए है, इंडिया जो करता है काम उसको उसने बताया था, और वहां पे उसने खुद का ओपिनियन रखा था। तो खुद का ओपिनियन उसने रखा था, तो वो ओपिनियन तो क्या हो गया, उसका खुद का हो गया, तो पास्ट में बोला तो पास्ट का ओपिनियन हो गया, तो पास्ट आ गया ना। अब यहां से क्लियर होगी चीजें, ये आप गलती कर जाते हो, वहां पे क्लियर, वहां पे पास्ट ही आएगा, क्यों, क्योंकि उस बंदे का खुद का ओपिनियन, जो बोल रहा है उसका खुद का ओपिनियन है। और ये बात करें तो ये बात ये है कि जो बनी हुई फिक्स बात है उसको उसने पास्ट में बताया था, तो ये इंडिया की बात है, इंडिया रिजेक्ट नहीं करता। इसका इंडिया ने रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब इंडिया अब रिजेक्ट करने लग गया, इंडिया अभी भी नॉन अलाइनमेंट को रिजेक्ट नहीं करता। ये बात इसने क्लैरिफाई की है। क्लियर हो आप लोगों के, तो ये इस तरीके से आपको डाउट नहीं आने चाहिए, चीज़ें क्लियर है ना। तो ये कैसे क्लियर होगी, सेंस की फॉर्म में क्लियर होगी। तो उसने क्या बोला, हाउ एवर का मतलब फिर भी, ही मैड, फिर भी उसने क्लियर कर दिया। वैसे उसने नॉन अलाइनमेंट का विरोध किया था, तो यहाँ फिर भी बिल्कुल से ये कॉन्ट्रेडिक्ट दे रहा है कि नॉन अलाइनमेंट का विरोध किया था कि पुरानी बात हो चुकी है, नई चीज़ लेकर आओ। फिर भी उसने क्लियर कर दिया, क्या क्लियर किया, कि इंडिया डज नॉट रिजेक्ट नॉन अलाइनमेंट इन इट्स एंटायरली, मतलब अपनी पूर्ण तरीके से ये क्या नहीं करता, एंटायरली फॉर्म में क्या नहीं करता, अलाइनमेंट को रिजेक्ट नहीं करता। एंड दैट, और दैट की तरह ही जाएगा, क्योंकि अपनों ने पहले भी देखा था, एक बार चेक कर लेते, नहीं होगा तो देखो कोई दिक्कत नहीं, एक बार जो आप पढ़े आपका माइंड वो पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करेक्शन की मांग होगी ना तो माइंड अपने आप करेक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को अपने माइंड का साथ देना है बस, ठीक है। एंड दैट की वाइल इट वुड नो लॉन्गर रिमेन डिसेंटेंगल्ड, और ये क्या नहीं करेगा, वाइल, जबकि ये नहीं रहेगा डिसेंटेंगल्ड नहीं रहता है, नहीं रहेगा, वुड रिमेन है ना, वुड नो लॉन्गर को वुड रिमेन डिसेंटेंगल, मतलब अलग नहीं रहेगा फ्रॉम किससे, डिफिकल्ट डिसीजंस, किससे, डिफिकल्ट जो आपके कठोर कड़े जो सख्त डिसीजंस है, ठीक है, जो निर्णय है उनसे अलग नहीं रहेगा। इट वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, मतलब समझौता नहीं करेगा ऑन इट्स इंडिपेंडेंस, अपनी
आज़ादी पर समझौता नहीं करेगा। किसके लिए यूज हुआ है? इंडिया के लिए। इट वुड नॉट, इंडिया के लिए, इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया के लिए। तो मतलब क्या निकला? एंड का रिफ्लेक्शन देखे तो कहां से जाएगा आपका? क्लियर के बाद जाएगा। क्या? ही मेड इट क्लियर दैट इंडिया डज नॉट रिजेक्ट नॉन अलाइनमेंट एंड ही मेड इट क्लियर दैट वाइल इट वुड नो लॉन्गर रिमेन डिसएंटेंगल्ड फ्रॉम डिफिकल्ट डिसीजंस। ठीक है, ये बात इसने बोली है। लेकिन ये जो दैट की बात अपने बोले, ये पूरी बात कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? यहाँ वाइल से लेकर कहाँ तक? इंडिपेंडेंस तक स्टार्ट होती है। क्योंकि वाइल को लगाकर इसने कॉन्ट्रेरी दी है 2 सेंटेंस। वाइल की कॉन्ट्रेरी किसके साथ दी है? इस इट वुड वाले के साथ दी है। तो एक बार आप हटा दो, इतने सेंटेंस को पढ़ो, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है ये? वाइल इट वुड नो लॉन्गर, जबकि ये क्या नहीं करेगा? डिफिकल्ट डिसीजन से अलग नहीं होगा, जबकि ये अलग नहीं होगा, फिर भी ये अपने इंडिपेंडेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मतलब जो कड़े जो डिसीजन निर्णय हैं उनसे खुद को अलग नहीं करेगा। हाँ, ये उन खुद से अलग नहीं करेगा, फिर भी ये है ना अपनी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये वाला डिसीजन इंडिया नहीं ले सकता। ठीक है, कि बहुत बड़े बड़े जो डिसीजन हैं, डिफिकल्ट डिसीजन हैं, वो इंडिया ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, उनसे खुद को अलग नहीं करेगा, लेकिन आज़ादी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो आज़ादी वाला जो डिसीजन, आज़ादी में कॉम्प्रोमाइज़ वाला डिसीजन है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है, उस पर इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये बात उसने कॉन्ट्रेरी दी। मतलब क्या निकला? कि इंडिया अलग नहीं होगा, डिसीजन जो निर्णय वगैरह उससे अलग नहीं होगा, फिर भी आज़ादी वाले पे वो ऑब्जेक्शन लेकर आएगा। कॉन्ट्रेरी है ना, कि सभी निर्णय मान रहा है लेकिन आज़ादी वाला नहीं मान रहा। समझ में आई चीज़? तो ये बात इसने बोली है। तो 2 बातें क्लियर कर दी। क्या क्या बातें क्लियर की है इसने? यहाँ पे एक बात तो ये क्लियर कर दी कि इंडिया क्या नहीं करता? अलाइनमेंट को पूर्ण रूप से क्या नहीं करेगा? उससे रिजेक्ट नहीं करेगा, इग्नोर नहीं करेगा। और दूसरी क्या बोल दी? कि जबकि ये डिसीजन जो आपके डिफिकल्ट डिसीजन उनसे अलग नहीं होगा, फिर भी अपनी आज़ादी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये 2 बातें उसने क्या कर दी? क्लियर कर दी। क्लियर है आप लोगों के? मोर इम्पोर्टेंटली मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण तरीके से अगर अपने बात करें, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? दैट की इंडिया हैज़ नेवर बीन पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम, कि इंडिया कभी भी नहीं बना है, क्या नहीं हुआ है? पार्ट नहीं बना है ऑफ एन अलायंस सिस्टम। एक अलायंस सिस्टम का मतलब गठबंधन वाले सिस्टम का कभी भी पार्ट नहीं बना है। बी पार्ट होना, पार्ट हुआ है। हैज़ बीन का मतलब पहले देखो यहाँ पे टाइमलाइन पे अपने थोड़ा सा देखें तो पार्ट यहाँ से नहीं बना था, यहाँ पे पार्ट नहीं था, और वहाँ से लेकर अब तक पार्ट नहीं है। इस तरीके से उसने बात की है अब तक। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट वर्क करता है। सर ये तो ठीक है, यहाँ पे ही सेड बोला है उसने, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच टाइप, और दैट की तरह लगाकर आगे सर हैज़ क्यों यूज़ किया? उसने हैड यूज़ करना चाहिए था ना। कि उसने क्या किया था? अगर यहाँ पे अपने देखेंगे तो सर उसने यहाँ पे पास्ट में यहाँ पे बोला था, तो यहाँ पे बोला था तो इंडिया पार्ट नहीं बना है, यहाँ तक उसने बोलना चाहिए था कि अभी तक पार्ट नहीं बना है, अभी तक इंडिया पार्ट नहीं था, तो हैड होना चाहिए था ना, पास्ट में रह जाता, प्रेजेंट तक कैसे लिए? तो ये बात ये है कि इंडिया अभी भी अलायंस का पार्ट नहीं है, उस बात को उसने पहले बताया था। क्लियर है? अब रूल्स वगैरह रटते हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि अपने यहाँ पे जैसे सेट देखते हैं ना, तो आगे वाले अपने प्रेजेंट को क्या कर देते हैं? पास्ट। अपने को यही करवाते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अपने को टीचर्स कैसे करवाते हैं? टीचर्स अपने को रिपोर्टेड स्पीच कैसे करवाते हैं? कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरीके से अपने बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड। तो ये आपके प्रेजेंट रहेंगे और सारे के सारे जितने भी आते हैं वो सारे पास्ट बन जाएंगे। तो यहाँ फिर ये कन्फ्यूजन यहाँ आता है जो रिपोर्टेड स्पीच में आपने रटाया हुआ है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन क्या आता है कि सर ये ऐसे कैसे हो गया? सर ये तो पास्ट होना चाहिए था ना, उसने कहा था तो उसने तो ये पहले कहा था तो पास्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो काम आता है वो सेंस आता है। इसलिए बोलता हूँ रूल्स नहीं रटने होते हैं। सेंस कैसे वर्क करेगा? आपको माइंड में पिक्चर बनानी है। जैसी बात वैसी पिक्चर, जैसी बात वैसी पिक्चर। कैसे बनाएंगे? देखो मैं सिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं, वैसे आपको आती है। टाइमलाइन ड्रॉ कर दी अपनों ने, ये प्रेजेंट का पॉइंट ड्रॉ कर दिया। उसने बोला ही सेड, उसने कहा, कहाँ कहा? पास्ट में कहा। तो यहाँ पे कहा, कहाँ पे कहा? यहाँ पे कहा। समझ पा रहे हो ना चीज़ को? पास्ट में कहा मतलब ये प्रेजेंट आपका नाउ, ये पास्ट है, तो कहाँ पे कहा? पास्ट में कहा। ही सेड, उसने कहा, यहाँ पे कहा। ठीक है, बिल्कुल पिक्चर बन गई। क्या दिख रहा है? कि पास्ट में कहता हुआ दिख रहा है। इंडिया हैज़ नेवर बीन पार्ट, इंडिया पार्ट नहीं रहा। हैज़ नेवर बीन कहाँ तक आएगा? प्रेजेंट तक। इंडिया पार्ट नहीं रहा है, यहाँ तक। इंडिया पार्ट नहीं रहा है, कहाँ तक? प्रेजेंट तक। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक आया। मतलब दोनों बातों को अपना ने क्या किया? टाइमलाइन पे ड्रॉ किया और माइंड में ड्रॉ किया है। ठीक है, कि पार्ट तो अब तक नहीं है और कहा पास्ट में था। तो अब आप पिक्चर बनाना। अब आप सोचो, क्या सोचोगे?
कि इंडिया अभी तक अलायंस का पार्ट नहीं बना है, मतलब आज भी इंडिया अलायंस सिस्टम का पार्ट नहीं है। सही है या गलत? सही है। और ये बात उसने कब बोली? 5 दिन पहले बोली, 10 दिन पहले बोली, 2 साल पहले बोली। समझ पा रहे हो चीज को? समझ पा रहे हो? पिक्चर बन रही है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके पिक्चर बनाओ, आंखें बंद करो, पिक्चर बनाओ। कैसे? देखो, सोचो, इंडिया पार्ट नहीं है अभी तक अलायंस सिस्टम का, मतलब गठबंधन में इंडिया अभी भी नहीं है, आज भी नहीं है। और ये बात उस बंदे ने 10 दिन पहले बोली थी, ये बात उसने 10 दिन पहले बोली थी। जो इंडिया आज है वही बात उसने 10 दिन पहले बोली थी कि इंडिया ऐसा है, तो इंडिया आज भी ऐसा है। और ये बात उसने क्या बोली थी? 10 दिन पहले बोली थी। समझ में आई चीज? मैं इस पर्सन का भाई हूं, जैसे मान लीजिए मैं जैक का भाई हूं, तो मैं जैक का भाई हूं, ये बात उसने आपको पिछले साल बताई थी। उसने आपको पिछले साल बताया था कि मैं जैक का भाई हूं, तो मैं आज भी जैक का भाई हूं ना, तो मैं आज भी जैक का भाई हूं। और ये बात उसने आपको पिछले साल बताई थी। क्लियर हो पा रही है कि चीजें? ये बात उसने कब बताई थी? आपको पिछले साल बताई थी। और आज ही भाई हूं, या फिर पिछले साल ही भाई था, आज नहीं हूं, तो भाई रहेगा ना। समझ पा रहे हो ना चीज को? तो इस तरीके से वो करता है। आपको सिर्फ पिक्चर बननी है और पिक्चर बनाकर देखना है। क्या देखना है पिक्चर बनाकर? कि वो चीज़ वैलिड है या नहीं। वैलिड है तो एरर नहीं है, इनवैलिड है, धुंधलापन आ रहा है, गड़बड़ हो रही है, खालीपन महसूस हो रहा है, तो एरर है। तो यहाँ तो बात सही जा रही है कि आज की बात उसने पहले बताई। इसका मतलब आपको पिक्चर बनानी है। और पिक्चर सर बनाएं कैसे? हमें कैसे समझ में आएगी पिक्चर कैसे बनाए? जैसे बातें बोली है वैसे बनाओ। कैसे? जैसे ही सेड बोला तो पास्ट में दिखाई दिया बोलता हुआ, और हैज नेवर बोला तो आज दिखाई दिया। अब दोनों बातें साथ में सूट हो रही है क्या? कि आज जो है वो पहले बता दी। आज जो चीज है वो पहले बता सकता है कोई पर्सन, जो आज जो मतलब वो पहले भी वही स्थिति थी, आज भी वही पोजीशन है, उसी पोजीशन को पहले बता सकता है क्या? बता सकता है। इसका मतलब कोई एरर नहीं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से करना होता है इंग्लिश को। समझ में है चीज? पिक्चर बनाते हुए सेंस की फॉर्म में चलना होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो सब में से चलना होता है। नॉर विल इट एवर बी, एवर को हटाना, नॉर विल इट बी, ना ही ये होगा। एवर का मतलब कभी भी, कभी भी होगा। और ना ही ये अलायंस सिस्टम का कभी भी पार्ट बनेगा। इस तरीके से उसने ये बात बोली है, ना ही। तो ये अपने बात करें तो कहां से जाएगा? नॉर अपने देखें तो दैट के बाद से जाएगा कि इंडिया ना ही तो पार्ट अब तक रहा है अलायंस सिस्टम का, और ना ही कभी अलायंस सिस्टम का पार्ट बनेगा। तो यहां भी विल आ गया। समझ में आ रही है आपके बात? कैसे? कि ये बात उसने क्या बोली थी? पास्ट में बोली थी। और इंडिया उससे मतलब कभी नहीं होगा तो आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, उससे भी आगे नहीं होगा। प्रेजेंट भी पार कर गया ना, तो देखो यहां तक तो ठीक है, पास्ट चल रहा था, लेकिन जैसे प्रेजेंट को पार किया तो फ्यूचर आ गया ना, तो आगे भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जो उसके लिए फ्यूचर है वो अपने लिए भी फ्यूचर होगा, क्योंकि कभी भी नहीं होगा अपनी लाइफ टाइम में, तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब अपने जहाँ पे उससे भी आगे ये बात वैलिड है। इसका मतलब विल आपका फ्यूचर फॉर्म में आ गया। क्लियर है आप लोगों के? तो इस तरीके से माइंड में पिक्चर बननी चाहिए। क्लियर हो ना? इस तरीके से वर्किंग करनी होती है, इस तरीके से इंग्लिश बनेंगे। आगे बात करें, ही एडेड दैट, उसने ऐड किया। उसने, ये देखो पास्ट की पुरानी बातें बता रहा है कि उसने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया होगा। ही एडेड, उसने जोड़ा, दैट की इवन भी द यूएस मस्ट लुक बियॉन्ड, मतलब यूएस को भी देखना चाहिए। लुक बियॉन्ड तो मस्ट पास्ट में भी सेम रहता है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन द यूएस, यूएस को भी, यानी यूएस जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, उसको भी, अमेरिका को क्या करना चाहिए? मस्ट लुक देखना चाहिए। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब परे, मतलब इसके अलावा। इट्स, किसके अलावा? इट्स प्रेजेंट अलायंसेस, जो इसके प्रेजेंट अलायंसेस हैं उसके अलावा, उससे बियॉन्ड, उससे क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। प्रेजेंट में जिसके साथ उसके ग्रुप वगैरह बने उसके बियॉन्ड देखना चाहिए। एंड इंगेज, और क्या करें? इंगेज करे, जुड़े, विद मोर, ज्यादा, मल्टीलैटरल, बहुपक्षीय अरेंजमेंट, समझौतों के साथ में क्या करे? खुद को इंगेज करे। इंगेज कौन करे? यूएस करे ना, तो कहां से जाएगा? मस्ट के बाद जाएगा। V1 है डायरेक्ट आपका, तो यूएस मस्ट लुक बियॉन्ड एंड यूएस मस्ट इंगेज, तो मस्ट के बाद में रिफ्लेक्शन जाएगा। क्लियर आप लोगों के? अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने बात करें तो इसने क्या बोला है? मिस्टर जयशंकर, जो मिस्टर जयशंकर है, एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया, मतलब पूरी तरीके से उन्होंने अनुवाद किया, उस बात को बखान किया, वर्णन किया, ठीक है, अच्छे से समझाया। क्या समझाया? दैट की वाइल, जबकि नॉन अलाइनमेंट वर्कड फॉर इंडिया,
वर्क डिड वर्क सब्जेक्ट नॉन अलाइनमेंट, जबकि नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता ने वर्क किया, काम किया किसके लिए, इंडिया के लिए, फॉर इंडिया, ड्यूरिंग दौरान, किसके दौरान। आपको क्वेश्चन पूछते जाने हैं, आपको अपने आप मीनिंग मिलता जाएगा, समझ में आता जाएगा कि ये बोलना क्या चाहता है, ये जो एडिटोरियल है बोलना क्या चाहता है, ठीक है। यही आपके पैराग्राफ में समझ में आएगा कि बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन पूछते जाओ। फॉर इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, किसके दौरान, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर एरा, बिटवीन किसके बीच में, द यूएस अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, और किसके बीच में, सोवियत यूनियन के बीच में इसने बात बोली है। तो मिस्टर जयशंकर ने एक्सप्लेन किया कि जबकि जो नॉन अलाइनमेंट है उसने, कॉन्ट्रेरी देगा आगे कि नॉन अलाइनमेंट गुटनिरपेक्षता ने इंडिया के लिए काम किया उस कोल्ड वॉर के दौरान, जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में जो कोल्ड वॉर था उसके दौरान इंडिया के लिए काम किया था, क्योंकि जो एक दूसरे ग्रुप में गए थे उनको सबको नुकसान हुआ था, इंडिया क्या रहा था, तटस्थ रहा था, मतलब गुटनिरपेक्ष रहा, तो इंडिया को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि इंडिया किसी को फेवर में था ही नहीं, तो अपोजिशन तो इंडिया का कोई मिला ही नहीं, इंडिया कोई अपोजिशन कोई दुश्मन तो था ही नहीं वहाँ पे। तो ये बात मतलब वहाँ पे काम किया था, जबकि ये काम किया था फिर भी द नया सेंटेंस, द फैक्ट, जो फैक्ट है, फैक्ट कौन सा, जो फैक्ट आपका तथ्य रियलिटी है, दैट की तरह पढ़ेंगे कि फैक्ट को बता रहा है, डिफाइन कर रहा है, इंडिया एंड चाइना शेयर ए लैंड बाउंड्री, की इंडिया और चाइना क्या करते हैं, शेयर करते हैं किसको, लैंड बाउंड्री को, मतलब जमीनी बाउंड्री सीमा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। डू शेयर सब्जेक्ट इंडिया एंड चाइना, वुड ऑलवेज बी, वो हमेशा, ऑलवेज बी हमेशा रहेगा, ए फैक्टर एक कारक घटक कारण रहेगा, इन एक इसमें ए न्यू कोल्ड वॉर, एक नए कोल्ड वॉर में, बिटवीन किसमें, किसके बीच में, द यूएस एंड चाइना, यूएस एंड चाइना के बीच में जो नया कोल्ड वॉर है उसमें भी एक कारक कारण रहेगा। क्या कारण रहेगा ये देखेंगे। तो वुड का सब्जेक्ट ढूंढें, लैंड बाउंड्री को शेयर का तीर लग गया, इंडिया एंड चाइना शेयर के साथ चले गए, दैट की कितने, तो फैक्ट इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। द फैक्ट, फैक्ट क्या कि इंडिया चाइना की क्या करते हैं, लैंड बाउंड्री, मतलब लैंड की फॉर्म में जमीनी बाउंड्री वो शेयर करते हैं, ये जो फैक्ट है वो हमेशा एक कारण रहेगा इस किसमें, एक नए जो कोल्ड वॉर हुआ है यूएस और चाइना के बीच में उसमें एक कारण बना रहेगा इंडिया के नॉन अलाइनमेंट के लिए। इस तरीके से इसने बात की, जबकि नॉन अलाइनमेंट ने क्या किया, काम किया इंडिया के लिए, फिर भी ये कारण बना रहेगा फैक्ट। तो बिल्कुल सही बात इसने बोली है कि यहाँ पे ये कारण बनेगा कि इंडिया को अलाइनमेंट में आना है या नहीं आना, इस तरीके से इसने बात की। क्लियर है। आगे बात करें, ही स्पोक, वो बोला, ऑफ मतलब एक तो स्पोक अबाउट होता है किसी के बारे में बोलना, स्पोक ऑफ का मतलब वो बात ही बोली है उसने, पूरा का पूरा जो स्पीकिंग है वो उसी बात की है। अबाउट का मतलब तो उससे रिलेटेड फैक्टर भी आ जाएंगे, लेकिन ऑफ का मतलब वो सेम ही बात बोली है, वो पूरी की पूरी बात ही उसने बोली है। स्पोक ऑफ बोला किसका, इंडो यूएस कोऑपरेशन इन मैनी फील्ड, किसके बारे में बोला, किसकी बात बोली उसने, इंडिया और यूएस का जो कोऑपरेशन सहयोग है इन मैनी फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स में, एंड और द ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन इन पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर विशेष तौर पे बात करें तो जो ग्रोइंग बढ़ता हुआ मैरीटाइम समुद्र तटीय जो आपका कोलैबोरेशन सहयोग है उसके बारे में। तो अपने यहाँ पे बात करें तो एंड का रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, अपने देखें तो ये बात करें अपने, आप एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढना देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर बार बार आप अपने आप ढूंढ लेना, मतलब हर एडिटोरियल में आपको बता चुका हूँ एंड का रिफ्लेक्शन कैसे ढूंढना होता है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मतलब एक एलिमेंट तो लेना पड़ेगा, इनके बाद में देखते हैं, इनके बाद में चेक करते हैं। ही स्पोक ऑफ, करना क्या है, जहां से आप रिफ्लेक्शन ले रहे हो वहीं से दूसरे वाला सेंटेंस स्टार्ट करना है। ही स्पोक ऑफ इंडो यूएस कोऑपरेशन इन द ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन, उसने क्या बोला, इंडिया और यूएस का सहयोग के बारे में बोला, इन में किसमें, बढ़ते हुए मैरीटाइम कोलैबोरेशन में सहयोग का बोला। कोई मीनिंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है, चलो कोई ना, कोऑपरेशन के बाद में देखते हैं। तो उसने बोला इंडिया यूएस कोऑपरेशन का बढ़ता हुआ मैरीटाइम कोलैबोरेशन, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा, दो नाउन साथ में द से दोनों अलग हो रही है, तो ना तो एडजेक्टिव बन सकता है और सेकंड सब्जेक्ट क्लोज तो बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन को कोई सेंटेंस ही नहीं दिया गया। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, दो नाउन साथ में से आ नहीं सकते, दो ही केस हो सकते हैं, तो एडजेक्टिव फॉर्म में आए या सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है नहीं क्योंकि आगे कोई सेंटेंस नहीं है। ग्रोइंग मैरीटाइम, जो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज होता है तो ग्रोइंग मैरीटाइम को क्या देना चाहिए, आगे सेंटेंस देना चाहिए ना, तो आगे इसके लिए कोई सेंटेंस है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, गड़बड़ होगी, मतलब ये हो गया कि ये गड़बड़ होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमने देखें तो अब कहाँ पे जाएंगे, कोऑपरेशन के बाद में हमने छोड़े, ऑफ के बाद में, ऑफ के बाद में चेक करो, अब ऑफ के बाद में चेक करो, ऑफ के बाद में स्पोक ऑफ, उसने बोला स्पोक ऑफ ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन, जो बढ़ता हुआ कोलैबोरेशन है उसी का उसने बात की, उसकी बात की। तो उसने क्या क्या बात की, एक तो इंडो यूएस कोऑपरेशन की बात की और पर्टिकुलर वे में उसने किसकी बात की, कोलैबोरेशन, जो मैरीटाइम कोलैबोरेशन है उसकी बात की। क्लियर है। ग्रोइंग क्या है, ग्रोइंग आईएनजी दिखते हैं आपको, चार वर्किंग दिखनी चाहिए, क्या क्या क्या, मैन एक्शन, एडजेक्टिव, ठीक है, जेरेंड, क्लोज।
अब यहाँ पे अगर मैं मैन एक्शन की बात करूँ तो होगा नहीं, क्योंकि द लगा हुआ है, द लगा हुआ है, इसका मतलब मैन एक्शन तो यहाँ पे आपका होगा नहीं, क्योंकि मैन एक्शन में क्या होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि इसकी मैन एक्शन के बाद में अपने बात करें एडजेक्टिव की, तो बढ़ता हुआ मैरीटाइम कोलैबोरेशन, बढ़ता हुआ या बढ़ता हुआ सहयोग हो सकता है। कैसा सहयोग? बढ़ता हुआ, बिल्कुल सही एडजेक्टिव। जेरेंट की बात करूँ, सहयोग बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना, द सहयोग, द लग गया फिर भी आपका क्या गलत ही हो गया, क्योंकि स्पेसिफाइड कर दिया, नाउन टाइप बना दिया। सहयोग बढ़ाना मतलब वो बोला सहयोग बढ़ाने का बोला, या बढ़ते हुए सहयोग के बारे में बोला। बढ़ते हुए सहयोग के मतलब ये आपका जेरेंड नहीं है, एडजेक्टिव जैसा सी है, और एक्शन हो नहीं सकता क्योंकि द लगा है, इसका मतलब आपका क्लोज तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ग्रोइंग आपका एडजेक्टिव है। आगे बात करें, बट लेकिन लेफ्ट अनसेड, लेकिन छोड़ दिया अनसेड, अनकहा छोड़ दिया, क्या अनकहा छोड़ दिया, द हार्ड रियलिटी, लेफ्ट अनसेड द हार्ड रियलिटी। जो हार्ड रियलिटी है, जो कठोर रियलिटी, सच्चाई है, कड़ी सच्चाई है, उसको छोड़ दिया। दैट रियलिटी क्या है कि मिलिट्री कोलाब्रेशन ऑन लैंड, जो मिलिट्री सहयोग है, कोलाब्रेशन है ऑन लैंड, जमीन पर, वुड प्रूव, वो प्रूव करेगा, प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक का मतलब कठिनाई वाला प्रूव करेगा, मतलब खुद को कठिनाई वाला प्रूव करेगा, मतलब साबित करेगा। कैसा साबित करेगा? कठिनाई वाला। मतलब वहाँ पे कोलैबोरेशन में क्या होती है, लैंड वाले कोलैबोरेशन की क्या है, कठिनाई है, क्योंकि यूएस बहुत ज़्यादा दूर है, वो आपका लिंक नहीं हो सकता, बीच में अदर कंट्रीज जा सकती है, लेकिन पानी के रास्ते तो वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं ना। तो ये बात इसने बोली है, तो ये चीज़ इसने बोली है, समझ में आई चीज़? अब बट का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से जाएगा, बट लेफ्ट अनसेड, छोड़ दिया। किसने छोड़ा? कौन छोड़ सकता है? देखो, ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है तो वो अपने आप रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो आपको नाउन ढूंढनी है, मतलब चीज़ें ढूंढनी है, क्या क्या बन सकता है। ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो तो ऑफ के साथ चला गया, और जो मैनीफील्ड्स है वो इनके साथ चला गया, इंडो यूएस कोऑपरेशन ऑफ के साथ चला गया, तो ही के बाद में रिफ्लेक्शन जाएगा। तो ही स्पोक ऑफ, उसने बोला, एंड ही लेफ्ट अनसेड, और उसने ये बात अनकही छोड़ दी। उन्होंने बोला इन कोलैबोरेशन जो आपका है और कोऑपरेशन वगैरह उनके बारे में बोला, लेकिन ये बात अनकही छोड़ दी, जो सच्चाई है उस सच्चाई को, कौन सी सच्चाई? जो लैंड पे जो आपकी मिलिट्री का कोलैबोरेशन होना है यूएस के साथ, उसकी जो कि क्या प्रॉब्लमेटिक साबित कर चुका है, जो प्रॉब्लमेटिक साबित करेगा, मतलब कठिनाई वाला प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को साबित करेगा। गिवन, गिवन ईडी क्लोज ध्यान में रखते हुए, गिवन ध्यान में रखते हुए बोलते हैं इसको अपनी हिंदी में, गिवन इंडियाज डिस्प्यूटेड बाउंड्री विद चाइना। ध्यान में रखते हुए इंडिया की जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री, डिस्प्यूटेड का मतलब क्या है, जो डिस्प्यूट, विवादित बाउंड्री विद चाइना के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए, द वेन्यू ऑफ ए नियरली 3 month लॉन्ग स्टैंड ऑफ, जो वेन्यू है, अब ये द वेन्यू यूज हुआ है किसके लिए? उस बाउंड्री के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज हुई है। द वेन्यू ऑफ ए नियरली 3 month लॉन्ग स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब इधर उधर मत हिलना, मतलब जैसे युद्ध जैसी सिचुएशन बन जाए और दोनों ही कोई एक्शन ना ले रहे हो, आर्मी दोनों क्या तैनात है, वो सिचुएशन। बिटवीन किसके बीच में? द पीएलए एंड द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी और पीएलए का मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना की बात ये कर रहा है। ठीक है सर, क्लियर है, लेकिन द वेन्यू सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसको कोई सेंटेंस नहीं मिला, आगे सेंटेंस नहीं है, तो द वेन्यू है वो क्या है आपका, सेंटेंस नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री ही है। समझ में आई चीज़? जैसे अपने बात करें, मिस्टर क्लार्क द सीईओ ऑफ दैट कंपनी इज कमिंग, कौन आ रहा है भाई? मिस्टर क्लार्क। कौन आ रहा है? सीईओ आ रहा है। तो मिस्टर क्लार्क को ही डिफाइन करा है, उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसकी अलग से पोस्ट बताई है। तो डिस्प्यूटेड बाउंड्री कौन सी? जो वेन्यू, द वेन्यू, जो स्थान है जहाँ पे स्टैंड ऑफ 3 महीने का स्टैंड ऑफ चला था, वो वाला स्थान। वेन डिस्प्यूटेड बाउंड्री विद चाइना, द वेन्यू, स्थान जहाँ पे युद्ध चला था, उसी वेन्यू को क्या कर रहा है, उसी बाउंड्री को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो ये सब्जेक्ट नहीं मांगे। क्लियर है ना आप लोगों? द मिस्टर क्लार्क द सीईओ, जैसे बात करते हैं, इज कमिंग, द सीईओ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, इस तरीके से बात है। क्लियर है आप लोगों की? तो पूरी बात पढ़ें तो पूरी बात क्या बोल रहा है, बहुत बड़ा सेंटेंस है। उसने क्या बोला? ही स्पोक, उसने बोला, स्पोक किसके बारे में बोला? अगर पूरे सेंटेंस को अपने देखें तो ही स्पोक ऑफ कोऑपरेशन और ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन के बारे में बोला, लेकिन छोड़ दिया, अनकहा छोड़ दिया, मतलब उसके बारे में उसने बात नहीं की। किसके? जो लैंड, जो कोलैबोरेशन है आपका, लैंड की फॉर्म में मिलिट्री कोलैबोरेशन है कि जो प्रॉब्लमेटिक होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए, जो बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए कि डिस्प्यूटेड बाउंड्री है चाइना के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए, जहाँ पे स्टैंड ऑफ चला था उसको ध्यान में रखते हुए उसने ये बात नहीं की कि ये प्रॉब्लमेटिक है। मिलिट्री कोलैबोरेशन होना क्या है आपका, जो आपके लैंड के ऊपर, वो क्या है आपका, इम्पॉसिबल टाइप, उसने प्रॉब्लमेटिक टाइप बताया। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे।
तो नेक्स्ट पर अगर आपने बोला है मिस्टर जयशंकर कमेंट्स, मिस्टर जयशंकर के जो कमेंट्स है, जो टिप्पणियां हैं, उन्होंने जो कमेंट वगैरह, टिप्पणी का मतलब टिप्पणी क्या होती है? टिप्पणी का मतलब आप क्रिटिसाइज करना या कोई बात बोलना, किसी के लिए कोई बात करना, उसके लिए क्या करना, मैसेजेस देना या फिर उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देना, वो होती है टिप्पणी। ये टिप्पणी नहीं है, समझ में आ रही है? टिप्पणी नहीं है। तो मिस्टर जयशंकर कमेंट्स आर, वो हैं क्या है? आर का सब्जेक्ट कमेंट्स प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं। एक क्लियर आइड का मतलब बिल्कुल स्पष्ट असेसमेंट है, मूल्यांकन है। ऑफ किसका मूल्यांकन है? ऑफ इंडियाज कंस्ट्रेंट्स का मतलब बाधाएं, एंड एवेन्यूज का मतलब रास्ते, पथ, जो आपके पथ वगैरह हैं। फॉर इट्स पोटेंशियल ग्रोथ, इसकी इट्स यूज हुआ है इंडिया के लिए। इट्स पोटेंशियल ग्रोथ, पोटेंशियल का मतलब जो मजबूत जो ग्रोथ है उसके लिए। तो उसने एक, उसके जो कमेंट्स है, एक वो स्पष्ट रूप से मूल्यांकन है इंडिया की बाधाएं, प्रॉब्लम्स और जो आपके रास्ते हैं इंडिया के ग्रोथ के, मतलब जहां इंडिया ने ग्रोथ के पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं उनका असेसमेंट है। बिल्कुल सही आ रहा है। द नेक्स्ट सेंटेंस, द असर्सन का मतलब दावा होता है, दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ कथन होता है, ठीक है। द असर्सन दावा, किस चीज का दावा? ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है, मतलब आज़ादी है, स्ट्रेटेजिक फॉर्म में, कूटनीति के फॉर्म में जो आज़ादी है। एंड रेजिस्टेंस, और जो क्या है इंडिया का रेजिस्टेंस है, विरोध है, टू किसकी तरफ है? टू ज्वाइनिंग एनी अलायंस, किसका तरफ है? ज्वाइनिंग एनी अलायंस, किसी अलायंस को ज्वाइन करने की तरफ। यहां देखना आप, टू के बाद में आईएनजी यूज है, टू के बाद में वर्ब की आईएनजी यूज है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही आप, जिन बच्चों के रूल्स रटे होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे टू के बाद में आईएनजी देखते हैं, एरर, टू के बाद में तो सर V1 आता है, हमने तो पढ़ा हुआ है, गोल्डन रूल्स पढ़े हुए हैं सर हमने, नॉर्मल रूल नहीं पढ़ा हुआ है, यहाँ पे गोल्डन रूल्स पढ़े हुए हैं। तो ये कैसे गलत हो सकता है? नॉर्मल रूल है तो चलो मान लेते ही गलत हो गया, नॉर्मल रूल गलत हो जाते हैं, लेकिन हमें तो सर ने बताया था, किसी टीचर ने जिससे हम पढ़े हुए हैं, उसने बताया था कि ये तो गोल्डन रूल है, ये तो कभी खत्म नहीं होगा। सर नॉर्मल वाला खत्म हो सकता है लेकिन गोल्डन रूल तो खत्म नहीं होते हैं, तो ये तो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल में लिखवाया था, गोल्डन रूल जो इंपॉर्टेंट 100 गोल्डन रूल्स थे उसके अंदर लिखाया था, तो ये तो गलत नहीं होगा सर, ये तो हम गलत करेंगे, टू के बाद V1 ही आना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, टू के बाद में V1 भी आता, मैंने आपको करवा रखा है क्लासेस के अंदर, 2+V1 वर्सेस 2+VING करवा रखा है ना। तो आपको क्या देखना है, एज ए मॉडल वर्क करे तो V1 आएगा, श्योर है, क्योंकि मॉडल है तो एक्शन आएगा। और अगर आपका क्या है, अगर क्या है प्रीपोजिशन है तो आईएनजी आएगा, फिर क्या करेगा, उसकी तरफ जाएगा, तो तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस चीज को स्टेबल बनाना पड़ेगा, और उस एक्टिविटी पे आपका अकेले का अधिकार होगा तो 2V1 आएगा। और अगर किसी और का अधिकार और उसके अंदर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उस एक्टिविटी के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या आएगा फिर 2 एज ए प्रीपोजिशन आएगा, तो आईएनजी आएगा, तो जेरेंड फॉर्म में आएगा फिर वो। तो यहाँ पे मतलब क्या निकला, ज्वाइनिंग एनी अलायंस, किसी भी अलायंस को ज्वाइन करने की जो एक्टिविटी है, जो हर कोई नेशन करता है, उसकी तरफ इंडिया क्या है, विरोध है, ऑपोजिट है। समझ में आई चीज? जो ज्वाइनिंग होती है अलायंस की, जो एक्टिविटी होती है दुनिया में, जो ज्वाइनिंग होती है अलायंस की, मतलब ग्रुप बनाने का जो सिस्टम होता है, कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ अलायंस करता है, जो अलायंस की जो ज्वाइनिंग है, दूसरी कंट्रीज को ज्वाइन करने की जो एक्टिविटी है, उसकी तरफ इंडिया क्या है, विरोध करता है। इंडिया 2 ज्वाइन होता है तो इसका मतलब क्या है, इंडिया खुद ज्वाइन करना चाहता है, तो इंडिया तो ज्वाइन करना ही नहीं चाहता। जो ज्वाइनिंग चल रही है ना, अदर कंट्रीज जो ज्वाइनिंग कर रही है, उस ज्वाइनिंग के खिलाफ है इंडिया, मतलब उसकी तरफ इंडिया का रेजिस्टेंस है, उसकी तरफ इंडिया का विरोध है, उसकी तरफ है इसका मतलब डायरेक्शन है इसका मतलब प्रीपोजिशन है इसका मतलब V1 नहीं आएगा, क्या आएगा, आईएनजी, क्योंकि V1 प्रीपोजिशन जो आपकी होती है वो क्या होती है, दीवार होती है, और दीवार के बाद में सर्वाइव नहीं करता। क्लियर आप लोगों के समझ में? पढ़ना कैसे होता है, आईएनजी वाले को पढ़ना ऐसे होता है, कैसे पढ़ना होता है कि अलायंस की जो ज्वाइनिंग चल रही है उसकी तरफ विरोध है, में है, उसकी तरफ विरोधित है। समझ में आई चीज? मीनिंग मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सही है, इस तरीके से आपको पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे ही मैनेज टू लिव, उसने लिव, ही मैनेज टू लिविंग, जो छोड़ने की जो एक्टिविटी होती है उसकी तरफ उसने मैनेज किया, या खुद ही मैनेज करके चला गया, छोड़ गया, वहां से निकल गया, बताओ मुझे, ठीक है। ही मैनेज टू लिव, उसने क्या किया, छोड़ने का मैनेज किया, मतलब वहां से निकलने का मैनेज किया। तो जो लिविंग, अगर अपने यहाँ पे देखें, ही मैनेज टू लिविंग, तो ही मैनेज टू लिविंग, ठीक है। अगर ऐसे पढ़े, ही कैम टू द क्लास, he came into the class to teaching, he came into the class to teaching,
जो टीचिंग की एक्टिविटी चल रही है ना क्लास में, उसकी तरफ वो आया। तो टीचिंग की एक्टिविटी की तरफ कोई आ सकता है क्या, या पढ़ाने के लिए आया? तो वो आया ही क्या करने के लिए था, पढ़ाने के लिए। पर्पस है मतलब वो खुद वो एक्टिविटी करेगा, उस एक्टिविटी का अधिकार उसी का है। तो टू टीच आएगा, टू टीचिंग गलत हो जाएगा। ऐसे आपका मैनेज टू लिव वाला समझ में आया, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको पढ़ कर देखना, आईएनजी आते टू के बाद में उसको एक बार पढ़ कर देखना कि एक्टिविटी की तरफ जा सकता है क्या। तो जो ज्वाइनिंग चल रही है उसकी तरफ क्या है, वो विरोध में है। तो बिल्कुल सही है, आपका सही जा रहा है। कम्स एज आता है, डज कम एज ए टाइमली रिमाइंडर, किसकी तरह, एक टाइमली सही समय पे किए गए रिमाइंडर, एक याद की तरह। रिमाइंडर का मतलब पुरानी चीज जो आपकी रिमाइंड करवा दे, आपको याद करवा दे, उसकी तरफ ये बात इसने बोली। डज कम का सब्जेक्ट बताओ मुझे, जल्दी ढूंढो। एनी अलायंसेज को ज्वाइनिंग का तीर लग गया, रेजिस्टेंस और जो इंडिपेंडेंस है, और एंड का रिफ्लेक्शन यहाँ पे कहाँ से था, एंड का रिफ्लेक्शन इंडियाज स्ट्रेटेजिक के बाद में इंडिया स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इन दोनों को तो क्या खा गया, आपका ऑफ खा गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या असर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, डज कम का सब्जेक्ट है। तो इंडिया का जो दावा है क्या, इंडिपेंडेंस और ज्वाइनिंग अलायंसेज की तरफ विरोध का जो दावा है इंडिया का, स्ट्रेटेजिक जो आपकी इंडिपेंडेंस और रेजिस्टेंस है उसका जो दावा है, वो आता है एज एक किसकी तरह, एक टाइमली रिमाइंडर, सही समय पे रिमाइंडर याद की फॉर्म में आता है। अमिड बीच में, किसके बीच में, स्पेक्यूलेशन, मध्य में, किसके मध्य में, स्पेक्यूलेशन जो अनुमान वगैरह लगाया जाए, संदेह वगैरह, शक वगैरह है, उसके बीच में। दैट की टेंशंस की जो टेंशन की कितना पढ़ेंगे, टेंशंस विद चाइना, चाइना के साथ जो टेंशन है, तनाव है, विल पुश, वो क्या करेंगे, पुश करेंगे इंडिया को धकेलेंगे इनटू में, किसमें, ए स्ट्रोंगर क्लिंच, किसमें, एक स्ट्रोंगर क्लिंच, मजबूत क्लिंच का मतलब पकड़ में, विद वॉशिंगटन, किसके साथ, वॉशिंगटन के साथ पकड़ में, मतलब वॉशिंगटन के साथ गठबंधन में बोल सकते हो आप। तो कि जो आपके स्पेकुलेशन है उसको डिफाइन किया है कि जो चाइना के साथ जो टेंशन है वो इंडिया को क्या करेगा, वॉशिंगटन के साथ मित्रता की तरफ धकेलेगा। ये जो स्पेकुलेशन है, उसके स्पेकुलेशन के जो अनुमान वगैरह लगाए जाए थे, उनके मध्य में एक टाइमली फॉर्म में रिमाइंडर आया है। क्या रिमाइंडर आया, कि इंडिया अलायंसेस के फेवर में नहीं है, ठीक है। तो ये बात इसने बोली है। विच इज ऑन, जो कि है ऑन इट्स ऑन कोलिजन कोर्स विद बीजिंग, जो कि इस पे आपका इट्स ऑन कोलिजन कोर्स विद बीजिंग, बीजिंग के ऊपर जो आपका क्या है, कोलिजन का मतलब क्या हो गया, टकराना, किसके साथ, कोर्स जो रास्ता है, टकराने का रास्ता है, विद बीजिंग का मतलब बीजिंग किसको रिप्रेजेंट करा है, कैपिटल किसकी है, चाइना को। तो विच किसके लिए यूज हुआ, ये अपने देखेंगे। तो ये जो आपका इसका खुद का जो टकराव है बीजिंग के साथ, उसके ऊपर है, ये क्या ऊपर है, रिमाइंडर उसके ऊपर है क्या, तो रिमाइंडर तो उसके ऊपर नहीं है ना, बीजिंग के साथ टकराव है, जो टक्कर हुई है, लड़ाई हुई है, उसके साथ तो रिमाइंडर तो नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर तो अलायंसेस का है। तो स्पेकुलेशन हो सकता है कि जो अनुमान किस पे है, जो बीजिंग के साथ कोलिजन हुआ है उस पे अनुमान लगाए जा रहे हैं, मतलब उस बात पे जो अनुमान है, उस अनुमान के अकॉर्डिंग कि इंडिया क्या करेगा, वॉशिंगटन यानी यूएस के साथ में क्या करेगा, दोस्ती करेगा, ये बात इसने बोली। विच यूज आपका स्पेकुलेशन के लिए, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलें। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसने बोला इट इज सिग्निफिकेंट, ये क्या है, सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है, दैट की डिस्पाइट, बावजूद, किसके बावजूद, मल्टीपल रेफरेंसेस बाय यूएस, जो मल्टीपल रेफरेंसेस हैं, मतलब बहुत सारे जो आधार दिए गए हैं यूएस के द्वारा, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो जो आपके जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनके द्वारा जो मल्टीपल रेफरेंसेस दिए गए हैं, आधार दिए हैं, उसके बावजूद जो रेफरेंसेस किसकी तरफ है, उसकी टू द इंडिया चाइना क्लैशेस, जो इंडिया चाइना के क्लैशेस, जो मुठभेड़ हुई है, लड़ाई हुई है, उसकी तरफ जो मल्टीपल रेफरेंसेस दिए गए हैं किसके द्वारा, यूएस सेक्रेटरी के द्वारा, उनके बावजूद क्या हुआ, तो यहाँ से अपने नया सेंटेंस स्टार्ट होगा कि बावजूद किसके, मल्टीपल जो रेफरेंसेस दिए गए हैं यूएस के सेक्रेटरी के द्वारा इंडिया चाइना क्लैशेस की तरफ जो रेफरेंसेस दिए, आधार दिए गए, उनके ये इंपॉर्टेंट है कि उन रेफरेंसेस के बावजूद, मतलब अपोजिट कॉन्ट्रेरी, द डेथ्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स एट गलवान वैली लास्ट मंथ, जो डेथ है किसकी, डेथ्स है किसकी, इंडियन सोल्जर्स की, कहाँ पे, गलवान वैली पर लास्ट मंथ, एंड और हिज कॉल फॉर इंडिया, और उसकी कॉल है इंडिया के लिए, किसकी कॉल हो सकती है, सेक्रेटरी, यूएस सेक्रेटरी का, एंड द यूएस टू जॉइंटली काउंटर चाइना, और यूएस का क्या करना, जॉइंटली फॉर्म में काउंटर करना चाइना को, इंडिया के साथ जॉइंटली मतलब मिलकर काउंटर चाइना का विरोध करना। द गवर्नमेंट
हैज़ राइटली चूजन, गवर्नमेंट ने सही तरीके से चूज किया है, नॉट टू रेज इट्स टेंशंस, मतलब अपनी टेंशंस को ना बढ़ाने के लिए चूज किया है। मतलब गवर्नमेंट ने क्या चूज किया है कि अपने जो तनाव है उसको गवर्नमेंट नहीं, कुछ मीनिंग मिला क्या यहाँ से? कोई मीनिंग नहीं मिल रहा ना, गड़बड़ हो गई नहीं हुई? यहाँ पे गड़बड़ हुई है। चलो यहाँ से देखते हैं डिस्पाइट वाला किसके साथ रिफ्लेक्शन है, डिस्पाइट बावजूद अपने, अब यहाँ पे गड़बड़ होगी, एंड का रिफ्लेक्शन मिलेगा तब अपने को पता लगेगा। ठीक है, यहाँ भी अपनों ने अलग ले लिया, गड़बड़ होगी। यहाँ पे क्या है, द यूएस टू जॉइंटली काउंटर चाइना, यूएस क्या करे, जॉइंट फॉर्म में काउंटर करे चाइना को, तो इस एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं। मतलब यहाँ पूरी गड़बड़ हो गई, कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया। तो अब बताओ क्या करेंगे, अब अपने करेंगे डेप्थ में एनालिसिस इसका। ठीक है, सेंसिबल वे में हर चीज़ की वर्किंग देखेंगे। तो एंड का रिफ्लेक्शन देखेंगे, एंड का रिफ्लेक्शन पहले इंडिया से देखते हैं। हिज कॉल, हिज का मतलब सेक्रेटरी कॉल है, मांग है किसकी, फॉर इंडिया एंड यूएस, इंडिया और यूएस के लिए, क्योंकि वो क्या करे, जॉइंटली काउंटर करे चाइना को। बिल्कुल सही है, एंड का रिफ्लेक्शन मिल गया, बिल्कुल सही है। इस एंड का रिफ्लेक्शन कहाँ से है, मतलब मैंने कंप्लीट यहाँ से एंड का रिफ्लेक्शन लिया था, ये जैसे जा रहा है ना आपका टू के बाद से लिया था, ठीक है, फिर ये दा ले लिया था, फिर ये दा ले लिया था, इस तरीके से मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिया था। मतलब नया सेंटेंस ले लिया, टू के बाद नहीं लिया था, नया सेंटेंस यहाँ द से ले लिया था, द डेथ से ले लिया था, फिर नया सेंटेंस हिज कॉल ले लिया था, फिर एक नया सेंटेंस यूएस ले लिया था। तो नया सेंटेंस नहीं है ये, जो हिज कॉल है ना, वहीं से ये वो ही सेंटेंस है द कॉल वाला, समझ में, हिज कॉल वाला, हिज कॉल फॉर इंडिया एंड द यूएस, उसकी कॉल इंडिया और यूएस के लिए, क्या करने के लिए, चाइना का विरोध, एक साथ विरोध करने के लिए जो उसकी कॉल है। तो ये सेंटेंस मिल गया, इस एंड का रिफ्लेक्शन मिल गया। इस एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से जाएगा, इस एंड का रिफ्लेक्शन जाएगा तो ये देखो, एक ये सेंटेंस, एक ये सेंटेंस और एक ये बात, तीनों बातें। तो टू के बाद से देखते हैं, या तो टू के बाद से जाएगा, या फिर अपनों ने जो लिया था वो देखो आप, अपनों ने लिया था वो क्या लिया था कि टू वाला ये तो आपका अलग ले लिया था मैंने, और डिस्पाइट की जो मैंने क्या करके, डिस्पाइट का रिफ्लेक्शन इस पे ले लिया नए सेंटेंस की फॉर्म में, मतलब उसका रिफ्लेक्शन, मतलब उसकी कॉन्ट्रेरी यहाँ पे जाकर गिरेगी। तो क्या आप बोल कर देखो कि मल्टीपल रेफरेंसेस के बावजूद जो इंडियन सोल्जर्स की जो डेथ है और उसकी जो कॉल है और गवर्नमेंट है उसने चूज किया है, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि इंडियन जो सोल्जर्स की, अब देखो जब मैं रिफ्लेक्शन इसका द का क्या करूँ, नए सेंटेंस का लूँ, द डेथ्स का नए सेंटेंस से लूँ, तो ये नए सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेंगे, द डेथ्स बनेंगे। नया सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है ना, हैज राइटली चूजन से शुरू हो रहा है ना, तो डेथ्स और हिज कॉल और जो गवर्नमेंट है, मुझे तो समझ में आया हुआ है मुझे क्या करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, आप अटक जाओ तो कैसे करना होता है। तो यहाँ पे द डेथ्स हो गई, हिज कॉल हो गई और जो द गवर्नमेंट हो गई, ये तीनों इसके सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ हैज़ नहीं, है होना चाहिए था। और फिर अपने बात करें, चूज किया है टेंशन को ना बढ़ाने का, कि हम टेंशन नहीं बढ़ाएंगे, तो उसकी कॉल ने चूज किया है क्या, गवर्नमेंट तो चूज कर सकती है, बिल्कुल सही, उसकी कॉल ने चूज किया है, डेथ जो सोल्जर की डेथ है उसने चूज किया है कि हम टेंशन नहीं बढ़ाएंगे। कोई मीनिंग नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या निकला, हैज चूजन वाले का सब्जेक्ट तो ये है आपका कौन सा, द गवर्नमेंट। तो मतलब नया सेंटेंस तो यहां से स्टार्ट हुआ है, डिस्पाइट का जो कॉन्ट्रेरी का सेंटेंस है। तो मतलब क्या निकला, जो पहले वाले जो नए सेंटेंस हैं वो नए सेंटेंस नहीं थे, वो क्या थे, वो इस टू के बाद में रिफ्लेक्टेड थे। समझ में आई चीज, कैसे पढ़ कर देखो कि जो रेफरेंसेस दिए उसने, आधार दिए किसकी तरफ, एक तो इंडिया चाइना क्लेसेस की तरफ रेफरेंस दिया उसने, कि उसको आधार दिया, मतलब क्या बोला, उसको बताया, उसको ध्यान में रखते हुए बोला कि ये देखो ये हुआ था, मतलब उसकी तरफ आधार देते हुए, रेफरेंस मानते हुए। एक तो क्या, इंडिया चाइना क्लेसेस को, दूसरा जो इंडियन सोल्जर्स की जो डेथ है उसको आधार देते हुए, आधार मानते हुए, ठीक है। उसके बाद जो उसकी कॉल है इंडिया और चाइना एक साथ विरोध करे, इन तीनों चीजों को की तरफ रेफरेंस देते हुए, देने के बावजूद, जो इन तीनों चीज़ों की तरफ जो मल्टीपल रेफरेंसेस थे यूएस सेक्रेटरी के द्वारा, उनके बावजूद, मतलब उन्होंने रेफरेंस दिया इंडिया चाइना की, इंडिया और चाइना क्या हुआ, उनका क्लेश हुआ है कि चाइना ने आपके साथ लड़ाई की है, आपके सैनिक मार दिए, ठीक है, अपने दोनों को मिलकर एक साथ उसका विरोध करना चाहिए। इन रेफरेंसेस के बावजूद इंडिया ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, चूज किया है टेंशन को ना बढ़ाना, कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे टेंशंस विद चाइना, चाइना के साथ इन एनी फॉर्म। एनी फॉर्म का मतलब क्या होगा, फॉर्म का मतलब किसी भी मंच पर, अदर देन बजाय किसके, बायलैटरल टॉक्स विद बीजिंग। बीजिंग मतलब चाइना के साथ बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत के अलावा हम किसी भी मंच पर चाइना के साथ अपने तनाव को नहीं बढ़ाएंगे, मतलब ओनली बातचीत करेंगे, ये बात उसने बोली है। तो इट इज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है कि इतने ज़्यादा रेफरेंसेस, गलत जो नेगेटिव रेफरेंसेस देने के बावजूद इंडिया ने क्या बोला है कि हम चाइना के साथ अपना तनाव नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ हम उससे बातचीत करके मैटर को सोल्व करेंगे, ये बात इसने बोली है। क्लियर है। तो ये पूरा आपका कंप्लीट क्या था, एक सेंटेंस था, इतना बड़ा
1 2 3 4 5 6 लाइन्स का 1 सेंटेंस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वर्किंग समझ में आई। तो ऐसे वर्किंग कई बार क्या होता है कि आपका मीनिंग आपसे नहीं बन पाता, आप अटक जाते हो, सर एग्जाम में समझ में नहीं आया, या फिर हमें समझ में नहीं आया एडिटोरियल में ये बोल क्या रहे हैं। अब समझ में आया ना कैसे ढूंढना होता है, जैसे समझ में डेप्थ में चले जाओ, हर एलिमेंट की वर्किंग, हर एलिमेंट का रिफ्लेक्शन ढूंढना स्टार्ट कर दो, आपको मीनिंग मिल जाएगा। 100% है, गारंटी है, कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्लियर है? मुझे तो डायरेक्ट ही मिल गया था, एक बार पढ़ते ही मिल जाता है, क्योंकि जब प्रैक्टिस ज़्यादा होती है तो मुझे तो पता है, सेंस चमका हुआ है थोड़ा, ठीक है। तो क्या हो गया, मुझे तो देखते ही पता लग गया था कहाँ पे रिफ्लेक्शन, मैं रिफ्लेक्शन चेंज कर दिया। मैंने पहले नया सेंटेंस लिया था, जैसे मैंने हैचुजन वाला पढ़ा तो वो सही नहीं जा रहा था, तो मैंने रिफ्लेक्शन चेंज कर दिया, 2 के बाद में रिफ्लेक्शन ले लिया। लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या लगा है, टाइम लगा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने बोला इक्वली सिग्निफिकेंट, इक्वल फॉर्म में सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है। अगर समान फॉर्म में बात करें, जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना इंपॉर्टेंट ये है, इज द गवर्नमेंट्स आउटरीच टू मॉस्को। गवर्नमेंट की जो आउटरीच है मॉस्को, मॉस्को का मतलब रूस की बात कर रहा है। मॉस्को किसकी कैपिटल है? रशिया की है ना, तो रशिया की बात कर रहा है। तो जो इतना ही मतलब बीजिंग के साथ उन्होंने बात की, उस इतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट की जो पहुंच है किसकी तरफ, रूस की तरफ, जो रशिया की तरफ जो पहुंच है वही उतनी इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडिंग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हुए। अब जो आउटरीच है वो इंक्लूड कर रही है, जो पहुंच है वो क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है। क्या इंपॉर्टेंट क्या है, आउटरीच मतलब गवर्नमेंट का मॉस्को पहुंचना क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट है जितना बीजिंग के साथ बात करना उतना इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड करते हुए वो आउटरीच है वो इंक्लूड करता, मतलब आईएनजी क्लोज है, मतलब उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। इंक्लूडिंग ए विजिट, एक दौरा बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का, एंड द पार्टिसिपेशन और भाग किसका, ऑफ मिस्टर जयशंकर इन द किसमें, इन द रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल लास्ट मंथ। पिछले महीने जो त्रिपक्षीय जो बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी रशिया इंडिया और चाइना की, उसमें भाग लेना, वो भी क्या इंपॉर्टेंट है। एंड और द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स कमेंट्स, और क्या है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स कमेंट्स, जो कमेंट है दैट कि इंडिया शुड ऑल्सो सीक, इंडिया को क्या, शुड ऑल्सो सीक, इंडिया को क्या करना चाहिए, सीक देखना चाहिए, मांग करनी चाहिए, चाहना चाहिए, सीक टू बिल्ड करना चाहिए, बिल्ड कोलिशन, कोलिशन का मतलब गठबंधन, विद किसके साथ, मिडिल पावर, जो मध्य की मध्यस्थ पावर है, कौन सी, सच जैसे कि द यूरोपियन यूनियन एंड जापान, जो यूनियन यूरोपियन EU एंड जापान है उसके साथ। तो सर एक्सटर्नल जो आपका क्या है, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स कमेंट्स है, उसको कुछ सब्जेक्ट वगैरह नहीं मिला आगे सेंटेंस, क्योंकि जो शुड का सब्जेक्ट तो इंडिया है, आगे कोई सेंटेंस है ही नहीं। तो जो आपका एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा यहाँ से क्या बात बोल रहा है। तो एंड का रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, इज के बाद से जाएगा। तो क्या है, इज के बाद से नहीं जाएगा, सॉरी, कहाँ से जाएगा, इंक्लूडिंग के बाद से जाएगा। कहाँ से जाएगा, इंक्लूडिंग के बाद से जाएगा। समझ में आ रही है कैसे जाएगा, कि सिग्निफिकेंट क्या है, गवर्नमेंट की आउटरीच है मॉस्को तक पहुंचना, जो साथ में इंक्लूड करता है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और जो आप मतलब सिग्निफिकेंट के लिए मतलब साथ में इंक्लूड कर रहा है। तो इक्वली सिग्निफिकेंट है गवर्नमेंट की आउटरीच, गवर्नमेंट की आउटरीच क्या है, सिग्निफिकेंट है। और साथ में क्या इंक्लूड कर, सिग्निफिकेंस में क्या इंक्लूड कर रहा है वो आउटरीच, साथ में क्या इंक्लूड कर रही है, एक तो विजिट को इंक्लूड कर रहा है राजनाथ सिंह, और जो आपके मिस्टर जयशंकर की रूस की तरफ, मॉस्को की तरफ जो ट्राइलेटरल मीटिंग थी उसके अंदर क्या करना, विजिट को, और साथ ही क्या कर रहा है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स के कमेंट्स को भी इंक्लूड कर रहा है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से उसने बात बोली है। क्लियर है? आगे बात करें, ए टाइम, एक समय, ऑफ क्राइसिस, संकट का एक समय, ऑफन ज़्यादातर, प्राय, क्लैरिफाइज प्रायोरिटीज, क्लैरिफाई करता है, क्लियर करता है, स्पष्ट करता है। प्रायोरिटीज का मतलब प्राथमिकताओं की, पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, युद्ध को प्रायोरिटी देनी है या बातचीत को प्रायोरिटी देनी है। तो ये बात इसने बिल्कुल सही बोली है। एक टाइम, क्राइसिस का जो एक टाइम होता है, समय होता है, वो ज़्यादातर क्लैरिफाई करता है, स्पष्ट करता है, किसको, प्रायोरिटीज को क्या करता है, प्रायोरिटीज को क्या करता है, यहाँ पे क्लैरिफाई करता है। प्रायोरिटीज यहाँ पे नाउन है, प्लूरल, क्लैरिफाइज यहाँ डज क्लैरिफाई है, जिसका सब्जेक्ट ए टाइम है। क्लियर हुआ? क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, नेक्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस एडिटोरियल। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ है, एट ए टाइम ऑफ ए डबल क्राइसिस फॉर इंडिया, एट ए टाइम, एक समय पर, कौन सा समय पर, ऑफ, समय किसका है, ए डबल क्राइसिस फॉर इंडिया, डबल संकट आ गया, दुगना संकट है ऑफ फॉर इंडिया के लिए। तो वो संकट बताएं उसने कौन कौन से हैं, बैटलिंग द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक इन द कंट्री, बैटलिंग मतलब लड़ना किससे, नोवल कोरोना वायरस जो महामारी है कंट्री में, एंड और चाइनीज एग्रेशन, चाइना का जो आक्रमण वगैरह, एग्रेशन वगैरह है, एट द बॉर्डर, और बॉर्डर पे, ये दोनों आपके क्राइसिस बताए हैं
कि जो एक टाइम है किसका, डबल क्राइसिस का। डबल क्राइसिस एक तो क्या, बैटलिंग करना, तो ये आपका जेरेंड है। बैटल करना किसका, किसका बैटल करना, नोवल कोरोना वायरस से बैटल करना, और दूसरा चाइनीज एग्रेशन एट बॉर्डर। इन दोनों क्राइसिस, ये दोनों क्राइसिस हैं, दोनों चीजें हैं ना, तो चीजें इसका मतलब क्या है, जेरेंड होगा। एक्स्ट्रा एक्शन तो है नहीं, बैटल करते हुए क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस ही बैटल करना है, क्राइसिस खुद ही बैटल करना, संकट ही क्या है, बैटल करना। इसका मेन एक्शन होगा नहीं, क्योंकि आगे मॉडल वगैरह नहीं है। और आपका एडजेक्टिव हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, द नोवल कोरोना वायरस, बीच में द लग गया, एडजेक्टिव को तो डायरेक्ट नाउन चाहिए ना बाद में, तो डायरेक्ट नाउन है नहीं, द लग कर अलग हो गई, इसका मतलब ओनली जेरेंड बचता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है नहीं, तो क्या क्राइसिस खुद ही क्या है, बैटल करना है, मतलब चीज़ है, नाउन है, इसका मतलब जेरेंड। क्राइसिस बैटल नहीं कर रहा, संकट युद्ध थोड़ी कर रहा है, संकट खुद ही क्या है, बैटल करना ही संकट है, वो ही खुद संकट है। संकट मतलब वो चीज़ नाउन है, इसका मतलब जेरेंड है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो क्या होगा, एट ए टाइम ऑफ डबल क्राइसिस के टाइम पे द मैसेज, जो मैसेज है बीच की एक्सटेंड इन्फॉर्मेशन को हटाओ, द मैसेज फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया से जो मैसेज है, जो मैसेज संदेश है, इज वो है वन ऑफ ए केयरफुली कैलिब्रेटेड बैलेंस, वो एक है केयरफुली कैलिब्रेटेड बैलेंस मीन्स मतलब कैलिब्रेटेड फॉर्म में, जो संतुलित फॉर्म में, संतुलन है जो आपका सही सुव्यवस्थित तरीके से जो संतुलन है, केयरफुल वे में, समझदारी की फॉर्म है उसका। सर ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन सर एक चीज समझ में नहीं आई, वन ऑफ यूज हुआ है, तो वन ऑफ तो क्या होता है, प्लूरल में से आपको क्या करता है, एक को सिलेक्ट करता है ना, वन ऑफ होता है वो, तो एक को सिलेक्ट कर, वन ऑफ द बॉय नहीं होता, वन ऑफ द बॉयज होता है, मतलब बहुत सारे बॉयज में से एक को, वन ऑफ द एक बॉय में से एक को थोड़ी निकाल लेंगे अपने, समझ में ऐसी। तो सर ये तो समझ नहीं है, एक केयरफुली बैलेंस, एक बैलेंस की बात हुई है, एक बैलेंस में से एक बैलेंस कैसे निकालोगे सर, अब बताओ, अब ये बता दो तो मान जाए, ये तो सर नहीं बता सकते, ये तो यहाँ पे आपको बोलना ही पड़ेगा कि यहाँ तो क्या है, न्यूज़पेपर में क्या है, एरर है, तो ये नहीं बोलना पड़ेगा। तो वन ऑफ की एक वर्किंग नहीं है, बहुत सारी वर्किंग होती है। देखो ऑफ की वर्किंग कैसे होगी, वन ऑफ, एक को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है, आपको मीनिंग लेना है। आप क्या करो, एक बार इसको हटा दो, क्या, ऑफ केयरफुली कैलिब्रेटेड बैलेंस को हटा दो, आपको समझ में आ जाएगा। द मैसेज फ्रॉम न्यू दिल्ली इज वन, न्यू जो अपने बात करें कि इस टाइम पे, डबल क्राइसिस के टाइम पे जो नई दिल्ली से, जो इंडिया से मैसेज है, वो एक है, वो एक है, क्या है, एक किसका है, वो एक वन, मतलब एक मैसेज है, जो एक मैसेज को बता रहा है, वन मैसेज किसका, बैलेंस का, एक कैलिब्रेटेड बैलेंस का एक मैसेज है, बैक रिफ्लेक्शन ढूंढा मिला, समझ में आई कि जो न्यू दिल्ली से जो मैसेज है वो एक है, मतलब वो एक मैसेज वो है, और भी बहुत सारे मैसेज हैं। उसने बोला है कि डबल क्राइसिस के टाइम पे जो इंडिया से जो मैसेज आया वो एक है, किसका मैसेज है, कैलिब्रेटेड बैलेंस का। तो यहाँ पे ऑफ है, सिलेक्ट नहीं कर रहा, बहुत सारों में से एक को सिलेक्ट करने का काम नहीं कर रहा, यहाँ ऑफ पोजीशन का काम कर रहा है कि मैसेज किसका है, कैलिब्रेटेड बैलेंस का है। क्लियर हुआ आप लोगों के। दोबारा से देखो कि डबल क्राइसिस के टाइम पर इंडिया से जो मैसेज आया है वो एक इज वन, वो मैसेज एक है, मतलब वो एक है, इसका मतलब क्या है, जैसे अपने बात करें मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट वहां खड़ा है वो क्या है, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज वन, ठीक है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब जिनको पार्टिसिपेट करना था, मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स हु हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज वन, समझ में आई चीज, ठीक है, ऑफ रेड कलर ड्रेस, ठीक है, समझ में आई चीज, समझ में आ रही चीज, रेड कलर शर्ट बोल सकते हो, रेड शर्ट बोल सकते हो, ठीक है। ये आ गया ना मीनिंग, मतलब क्या निकला, मैनी स्टूडेंट्स हु हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, दैट स्टूडेंट इज वन ऑफ रेड शर्ट, ठीक है। तो अब मतलब क्या निकला, समझ में आ रही है ना आप लोगों की चीज, समझना इस चीज को कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको पार्टिसिपेट करना था इवेंट में, उनमें से वो एक है जो क्या है, वो एक है जो किसका है, रेड शर्ट वाला, समझे, रेड शर्ट वाला वो एक है उन स्टूडेंट, कौन सी, जिसने रेड शर्ट पहन रखी, समझ में आया, क्लियर हुआ ना आप लोगों के, समझ में आया ना, इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो मतलब क्या ना निकला कि डबल क्राइसिस के टाइम पर जो आपका इंडिया से जो मैसेज है वो एक है, मतलब वो एक मैसेज है, बहुत सारे और भी बहुत सारे मैसेज है, लेकिन क्राइसिस के टाइम पे जो इंडिया की तरफ से जो मैसेज है वो एक है। वो किसका मैसेज है, किस बात का मैसेज है, वो किस बात का मैसेज है, कैलिब्रेटेड बैलेंस का, क्या है आपका, कैलिब्रेटेड बैलेंस का मैसेज है। जैसे हमारी कोचिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर हैं, उनमें से वो स्टूडेंट एक टॉपर है जिसने SBI टॉप किया है, और स्टूडेंट ने बहुत सारी चीज़ें क्या की होगी,
टॉप की, बहुत सारे एग्जाम, जैसे किसी ने IPS टॉप किया होगा, किसी ने RRB को टॉप किया होगा, तो उसने क्या किया है, SBI टॉप किया है, उसने RBI टॉप किया है, समझिए, उसने RBI टॉप किया है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे टॉपर्स हैं, हमारी कोचिंग के बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, उनमें से क्या है, टॉपर्स में से दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज वन ऑफ हैविंग द डेजिग्नेशन ऑफ RBI टॉपर। समझ में आ रही है ना चीज़, तो वो वाली बात उसने बोलिए। क्लियर हो आप लोगों के? तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पिक्चर बनाते हो, सारी मीनिंग लेने। तो यहाँ पे एक बहुत शानदार वाली वर्किंग अपने को देखने को मिली कि वन ऑफ के बाद में उसने क्या किया है, वन ऑफ के बाद में उसने क्या किया है, सिंगुलर यूज किया है, वन यूज किया, बहुत सारों में से एक को सिलेक्ट नहीं किया। तो वो आपको देखना है कि वहाँ पे सिलेक्ट कर रहा है या जो एक है उसको बताकर उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है ना कि वो एक मैसेज कौन सा है, कैलिब्रेटेड बैलेंस का। क्लियर है? क्लियर हुआ यहाँ पे? तो बहुत शानदार वाली वर्किंग इस एडिटोरियल में आपको देखने को मिली है, तो रिवाइज कर लेना। अब ये छोटी छोटी वर्किंग लग रही है आपको कि हाँ ये तो नॉर्मल सी वर्किंग है, नॉर्मल नहीं है, ये एग्जाम में बड़ी काम आएगी और एग्जाम में कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा पैदा करती है। तो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं कि ए बैलेंस तो आएगा नहीं, अगर एरर में आता तो बैलेंसेज आएगा सर, वन ऑफ बैलेंसेज आता। तो अब आपको समझ में आया ना किस तरीके से बात करें। तो हर एक वर्किंग को ध्यान में रखना है, रूल्स में फिर से खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों को रटना नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया कि आपको रटना नहीं है, आपको देखना है कि वो बात कैसे कर रहा है। बहुत सारों में से एक को सिलेक्ट कर रहा है तो बहुत सारे ही आएंगे, बिल्कुल सही बात है। और जब वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि वो एक जो है वो कैसा है, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, तो बहुत सारे क्यों आएंगे, उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही आएगी ना। तो आपको समझ में आया किस तरीके से वर्किंग को यूज करना होता है। तो इस तरीके से यूज करना है। तो बड़ा ही शानदार वाला एडिटोरियल था, बहुत सारी यहाँ पे मस्त मस्त वर्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिली है। तो इसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि मैं इस अग्नि को बुझाना चाहूं तो यहाँ मेरे पास दो साधन उपलब्ध हैं, ये जल और ये रेत। परंतु यदि इसे बुझाने के लिए मैं जल का उपयोग करता हूं तो अग्नि तो बुझ जाएगी, परंतु यदि मुझे पुनः अग्नि प्रज्वलित करनी हुई तो उसके लिए मुझे इन लकड़ियों के सूखने की प्रतीक्षा करनी होगी। वहीं यदि मैं रेत का उपयोग करता हूं तो अग्नि भी तुरंत बुझ जाएगी और यदि पुनः अग्नि प्रज्वलित करनी हो तो वो भी हो जाएगी। इसी प्रकार आपकी समस्याओं का भी एक से अधिक समाधान होता है। समझदारी इसमें नहीं कि आप कौन सा समाधान ढूंढते हैं, समझदारी इसमें है कि आप वो समाधान ढूंढते हैं जो आपका समय और भविष्य में आपका श्रम दोनों को बचा सके। नीतियां मेरी, नियति आपकी।